प्रिय विद्यार्थियों, मैं लाल बाबू मौर्य, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, विद्यालय सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा। मैं आप लोगों को कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, जिसका नाम भारत और समकालीन विश्व भाग 2 है, जो इतिहास से संबंधित है, उसका पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। तो इस पुस्तक के प्रारंभ में ही लिख दिया गया है कि इस पुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को कम करके उनके अंदर समझ विकसित करना है। तो विद्यार्थियों में इस पाठ के प्रति समझ विकसित करने के लिए मेरी समझ से 3 शब्दों को जानना अति आवश्यक है। पहला शब्द है राष्ट्र, दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद और तीसरा शब्द है राष्ट्र राज्य। तो हम पहले समझेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र किसे कहते हैं। तो यदि मैं आसान शब्दों में कहूं तो जन समूह के अंदर भावनात्मक लगाव की अभिव्यक्ति ही राष्ट्र है। जन समूह के अंदर भावनात्मक लगाव की स्थिति ही या अभिव्यक्ति ही राष्ट्र है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य के बीच भावनात्मक लगाव होता क्यों है। तो इस लगाव के कई कारण होते हैं, जैसे जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, संस्कृति, भाषा, इतिहास आदि हो सकते हैं। व्यवहार में आप देखते भी होंगे कि जब समान जाति या धर्म के व्यक्ति मिलते हैं तो उनके बीच कुछ आकर्षण थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। या कहीं विदेश में है जहां आपकी भाषा कोई बोलने वाला नहीं है, वहां कोई आपकी भाषा बोलने वाला मिल जाता है तो उससे भी कुछ लगाव हो जाता है। परंतु इन आधारों पर जो राष्ट्र बनता है वह खतरनाक भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षा 9 में नस्ल के आधार पर हिटलर के समय में जो जर्मन राष्ट्र बना था उसके बारे में पढ़े होंगे और देखे होंगे कि हिटलर ने यहूदियों पर या अन्य लोगों पर जो जर्मन नस्ल के नहीं थे कितना बड़ा अत्याचार किया था। इसी को देखते हुए एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम अर्नस्ट रेनन है। उन्होंने इस प्रकार के राष्ट्रवाद की क्या की है, आलोचना की है और वो कहते हैं कि राष्ट्र जो है इन सब आधारों पर नहीं बनता है, वह एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें महान पुरुषों की शौर्यगाथा होती है, गौरव होती है। उसी के आधार पर लोग जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह इनकी परिभाषा व्यापक है, लेकिन प्रारंभ में सीमित अर्थ में राष्ट्र का निर्माण जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही होता है। ये रेनन महोदय के अनुसार जब राष्ट्र परिपक्व होता है तब ये स्थिति आती है कि लोग जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। राष्ट्र को समझने के लिए थोड़ा इसका राज्य से अंतर बताना आवश्यक है। राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। उदाहरण के लिए राज्य या देश के लिए आवश्यक है कि उसके पास भूमि हो, एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो, परंतु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास कोई निश्चित भौगोलिक सीमा हो या भूमि का कोई टुकड़ा हो। इसको उदाहरण की सहायता से समझना चाहें तो भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से समझ सकते हैं कि तिब्बती एक राष्ट्र हैं, लेकिन उनके पास वर्तमान में अभी कोई भूमि नहीं है। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यहूदी एक राष्ट्र थे, क्योंकि एक यहूदी का दूसरे यहूदी के प्रति चाहे धर्म के आधार पर या
भाषा के आधार पर जो भी हो, उनके प्रति एक लगाव था। तो वो एक राष्ट्र थे, लेकिन उनके पास कोई भूमि नहीं थी। वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उनको भूमि प्राप्त हो गई, तब उन्होंने यहूदी राष्ट्र के लोगों ने मिलकर के एक देश बनाया जिसका नाम रखा गया इजराइल। तो अब उम्मीद है हमको कि इन उदाहरणों से आपको राष्ट्र के बारे में कुछ व्यू मिली होगी। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद पर, कि राष्ट्रवाद क्या होता है। केवल समझने के लिए इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि राष्ट्र को केंद्र बिंदु में रखकर किए गए क्रियाकलाप या उसकी उन्नति हेतु व्यक्त विचार ही राष्ट्रवाद है। आसान शब्दों में यदि कहूं तो राष्ट्र के दुख को अपना दुख और राष्ट्र के सुख को अपना सुख मानना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र जब राष्ट्रवाद के कारण एक निश्चित भौगोलिक सीमा को प्राप्त कर लेता है, तब उसे राष्ट्र राज्य कहा जाने लगता है। हम अपने इस पहले पाठ में इसी राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों के अस्तित्व में आने की गाथा के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ने से पहले हम इस पाठ को और अच्छे ढंग से समझने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की पूर्व की स्थिति का अवलोकन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक प्रकार से पिछले पाठों की पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से ही एनसीईआरटी लागू है और उसके पहले जो 6, 7, 8 में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो बातें लिखी गई है वो अभी नहीं लागू है। इसलिए विद्यार्थियों को इस पाठ को समझने में कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए कक्षा 6 से लेकर के और अभी तक जो यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में या विश्व इतिहास के बारे में जो बातें लिखी गई है उसको संक्षेप में 5 मिनट में मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण के पूर्व यूरोप में अनेक राज्य थे, जिनमें सभी राज्य ईसाई धर्म के आवरण ओढ़ करके राजतंत्रात्मक प्रणाली स्थापित किए थे और यूरोपीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिनके बीच स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का सर्वथा अभाव पाया जाता था। जन समान की स्थिति को अच्छे ढंग से अगर समझाने का प्रयास करूं तो एक रामचरितमानस का दोहा याद आता है कि को नृप हो हमहि का हानि, चीर छाड़ अब होई करानी। यानी ये दोहा मंत्रा द्वारा कैकेयी से कहा गया है कि कोई भी राजा बन जाए, हमको उससे क्या नुकसान होने वाला है, हम तो दासी हैं, अब दासी से रानी तो हो नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात यूरोप के संदर्भ में भी सत्य था कि वहां की जो जनता थी अंधविश्वास एवं अन्य जकड़नों में इस प्रकार जकड़ी थी कि उसके अंदर राष्ट्रवाद की कोई भावना थी ही नहीं। लेकिन संजोग से इसी बीच यूरोप में पुनर्जागरण एवं प्रबोधन के कारण यूरोपीय जनता में चेतना का विकास हुआ तथा कुछ दार्शनिकों की सहायता से यूरोपीय जनता यह समझने में सफल रही कि हम राज्य के कारण नहीं बल्कि हमारे कारण राज्य है। राजा कोई दैवीय शक्ति नहीं है बल्कि उसकी शक्तियों का स्रोत जनता ही है, अर्थात संप्रभुता राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित है। एवं मनुष्य स्वतंत्र हुआ और समान ही पैदा हुआ था, किंतु उस समय के यूरोपीय सामंत और कुलीनों ने उसको बंधनों में बांध दिया है या उस समय की जनता को बांध दिया था। इस प्रकार से यूरोप की जनता यह जान गई कि तर्क और विज्ञान से प्रमाणित तथ्यों को ही स्वीकार किया जाना चाहिए, केवल धर्मशास्त्रों के आधार पर तथा अन्य पादरियों के द्वारा कही गई बातों को अंधभक्त होकर के स्वीकार नहीं करना चाहिए।
तथा जनता ये भी जान गई कि राज्य के सभी कृत्यों का एक ही आधार होना चाहिए और वो आधार है मानवतावाद। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण और प्रबोधन के द्वारा आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। जनता में उत्पन्न स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना ने उसे एक राष्ट्र के बारे में सोचने पर विवश कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक क्रांतियां हुई और 19वीं शताब्दी में अनेक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। अब हम इसी राष्ट्रवाद की उदय की कहानी अपने पहले पाठ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम अपने पहले पाठ के पहले चित्र पर चलते हैं। इस चित्र को फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने बनाया है। देखिए, इस चित्र को फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने बनाया है। कलाकार ने इस चित्र के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। चित्र में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी स्त्री, देखिए यहाँ पर एक फ्रांसीसी स्त्री की प्रतिमा को बनाया गया है, जिसकी एक हाथ में ज्ञानोदय यानी ज्ञान के उदय की मशाल है, जो पुनर्जागरण और प्रबोधन के काल में उत्पन्न हुई थी। और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल अधिकार दिए गए हैं। इस हाथ में देखिए घोषणा पत्र ली है महिला, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो इस प्रतिमा को आप देख रहे होंगे तो आपको एक और प्रतिमा याद आती होगी, जिसका नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है। पिछले काफी समय तक वह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। इस समय वर्तमान में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की मूर्ति है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी वर्तमान समय में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित है। रुकिए, मैं आपको उसका चित्र दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो उस सारियू के बनाए हुए चित्र में जो प्रतिमा है और इस प्रतिमा में काफी समानता है। इस प्रतिमा में भी महिला जो है ज्ञानोदय की मशाल ली हुई है और एक हाथ में घोषणा पत्र है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रतिमा बनी थी वो सारियू के इसी चित्र से प्रभावित होकर बनी होगी। तो लिबर्टी एक रोमन देवी का नाम है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी लिबर्टी की मूर्ति। तो लिबर्टी एक रोमन देवी के नाम है, जो जिसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता था। तो स्वतंत्रता को प्रकट करने के लिए इस महिलाओं की प्रतिमाओं का लिबर्टी देवी की प्रतिमा का प्रयोग किया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए प्रतीकात्मक रूप से महिला की इस प्रतिमा का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं चित्र पर। देखिए, चित्र में ये प्रतिमा के नीचे बहुत से ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं। ये ध्वंसावशेष जो है उस समय के निरंकुश राजाओं के हैं, जिनको नष्ट करके राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ है। और इसमें अलग अलग देश के राष्ट्र के लोगों को भी दर्शाया गया है। आप इनको इनके कपड़े के द्वारा पहचान सकते हैं। देखिए, ये कोई अलग ढंग का कपड़ा पहने हुए है,
कि ये कोई अलग ढंग का कपड़ा पहने हुए है। तो इसके द्वारा इससे ये प्रतीक होता है कि ये कोई एक देश के लोग नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्रों के लोग हैं। और इसमें ये भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो देश स्वतंत्रता के काफी नजदीक पहुंच गए थे, उनको प्रतिमा के नजदीक दिखाया गया है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ही अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था, तो देखिए ये प्रतिमा के काफी आगे दिखाया गया है। यहाँ पर अमेरिका का झंडा है, यहाँ स्विट्जरलैंड का झंडा है। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ही स्विट्जरलैंड में भी राष्ट्र राज्य का निर्माण हो चुका था। ये दोनों राष्ट्र राज्य बन चुके थे, इसलिए इनको जो है मूर्ति के पास दिखाया गया है। फ्रांस भी स्वतंत्रता के करीब पहुंचने वाला है, इसीलिए इसको मूर्ति के पास दिखाया गया है। ये देखिए काला झंडा लिए हुए जर्मनी अभी पहुंचने वाला है, लेकिन अभी दूर है, इसीलिए इसको मूर्ति से कुछ दूर दिखाया गया है, लेकिन ये भी स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे अन्य देश के लोग भी हैं, अन्य राष्ट्रों के लोग भी हैं, जो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हैं। तो ये स्वतंत्रता और समानता की प्रक्रिया एक लगातार चलने वाली लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए ये बहुत बड़ी लाइन रो दिखाई गई है। इस रो में लोग जो है कि आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, मतलब इस पीछे देखिए तो इस रो का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में इस चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद इस चित्र में कलाकार ने ऊपर विभिन्न देवी देवताओं को दिखाया गया है, यानी जो स्वतंत्रता और समानता की जो प्रक्रिया है चल रही है यूरोप के देशों में, उसका स्वागत जो है देवी देवता भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक देवी जो है फूल की वर्षा करके सभी लोगों का स्वागत कर रही है, यानी कलाकार यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ईश्वर की भी यही मर्जी है कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति होनी चाहिए तथा राष्ट्र राज्यों का निर्माण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की देवी देवताओं को प्रदर्शित करके विभिन्न देशों के बीच बंधुत्व यानी भाईचारे की भी भावना को कलाकार ने प्रकट करने का प्रयास किया है। तो चित्रकार ने इस चित्र को इस प्रकार से बनाया है कि जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इस पाठ के सभी केंद्रीय बिंदुओं को उसने इसमें दिखा दिया है, या इस तरह कहें कि यह पूरा पाठ जो है इसी चित्र का जो है कि क्या है, विस्तार है। केवल पूरे पाठ में इस चित्र में जो दिखाया गया है उसी की व्याख्या कर दी गई है कि किस प्रकार से मध्यकालीन बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय राजवंश नष्ट हो गए और उनके खंडहरों पर राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। ये सभी चित्र में दिखाया गया है और नीचे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे समझ से अब कुछ वीडियो बड़ा हो रहा है, अतः हम इस पाठ के अगले पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में यही पाठ कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा जरूर कहेंगे, लेकिन आप धैर्य के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो यह सीधा अवश्य हो जाएगा। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।